वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू के बारे में, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या आपको तैयारी करके जानी होती है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आ रहे बच्चों के कि क्वालिटी कंट्रोल के एक वीडियो बनाइए आप, या क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप इंटरव्यू के बारे में बताइए। तो उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल में अगर आप कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी में, किसी हॉस्पिटल्स में, तो जहाँ पे क्वालिटी का डिपार्टमेंट होता है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्वालिटी का डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। वही क्वालिटी का डिपार्टमेंट आपको ये आपकी जो कंपनी है उसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं उन सब के बारे में वो मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके अंदर एक इंटरव्यू होता है कि आपको या तो क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट पे जाते हैं, या एग्जीक्यूटिव क्वालिटी मैनेजर, या सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सब पोस्ट होती है उसके अंदर। तो अगर कोई भी, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी की, तो कोई भी बच्चा है जिसने BSc मल्टी कर रखी है, MSc कर रखी है क्वालिटी से, या वैसे एक्सपीरियंस है उसके पास में 10-15 सालों से काम कर रहा है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, और अच्छे से क्वालिटी डिपार्टमेंट की नॉलेज है, तो वो अगर क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहता है, या सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी की मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहता है, तो वो सबके डिपार्टमेंट इंटरव्यू होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं और कैसे क्या आपको तैयारी करके जानी होती है। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जितनी वीडियो अपलोड होंगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो चलिए दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं कि वीडियो के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल का इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक थोड़ा सा। उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का MD कौन है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे बेसिक तीन पार्ट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लेवल 2 होता है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लेके आपसे काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं। और जो लेवल 3 होता है उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे कि आपको या रिटन एग्जाम ले सकते हैं कि, या थोड़ा सा और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जैसे आप किसी भी पर्सन के सामने बैठते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है, तो सबसे पहले आपसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन आप जा रहे हैं उसके बारे में पूछ लेगा आपसे, या फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के बारे में आपसे पहले पूछेगा बेसिक से। आप वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको क्या सैलरी मिल रही है वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस का आपको इस तरह से जवाब देना है। आपको ये तुरंत नहीं बोलना कि जी मैं तो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिले इसलिए आना चाहता हूँ। आपको इस तरह से जवाब देना है कि अगले बंदे को अच्छा भी लगे, ताकि वो उससे पर्सन हो सके, या कि भाई हाँ बंदे सही जवाब दे रहा है। पैसे के लिए तो हर कोई जाता है, बट आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि जी मैं तो यहाँ पर अच्छी सैलरी मिली इसलिए आना चाह रहा हूँ। आपको क्या काम करना है, क्या आपको पसंद है यहाँ पे काम करना, या आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इसलिए आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको अच्छे से जवाब देने हैं यहाँ पे आप क्यों आना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी आप CV बना के लेके जाते हैं, सबसे मेन बात क्या होती है यहाँ पे CV की। आप CV बना के लेके जाते हो, CV में सब कुछ मेंशन कर रखा अगर आपने अपने काम के बारे में, इंस्ट्रूमेंटों के बारे में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं आप, कौन से डिपार्टमेंट में फिलहाल आप काम कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में आपको क्या नॉलेज है, तो वो सब आपने मेंशन कर रखी है। तो प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं अपने रिज्यूम को, क्योंकि जितना भी इंटरव्यूअर होते हैं वो सब आपके रिज्यूम में से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं बता पाएंगे तो आप फर्स्ट लेवल में ही बाहर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट लेवल पर आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो आप फर्स्ट लेवल की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आप जैसे किसी भी इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो फिर सबसे पहले आप बैठते हैं वहाँ पर, उनको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, तो आप गुड मॉर्निंग विश करते ही हैं। हाय वगैरह ना करें क्योंकि वहाँ पे सीनियर होते हैं वहाँ पे, तो आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम ऐसे करके आप वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद वो आपका CV को देखते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपसे बेसिक पूछेंगे, अभी आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कुछ नॉलेज है, तो आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, हेमेटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है। इस तरह से आप किसी डिपार्टमेंट आप क्वालिटी कंट्रोल चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, तो बेसिक चीज़ यहीं से पता कर लेते हैं। अगर आप चला रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में तो आप उनको बता देंगे
कि मैं बायोकेमिस्ट्री में काम करता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल चलाता हूँ, तो उनको पता चल जाता है हाँ भाई बंदा बायो में काम कर रहा था, ओबियसली क्वालिटी कंट्रोल से रन करते हैं डेली, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिक आपकी सैलरी क्या है, वहाँ पे क्या बैंड है आपका, वहाँ पे कितनी सैलरी आप यहाँ पे लोगे, ये सब बेसिक फर्स्ट वो होते हैं। अब सेकंड लेवल पे बात करें तो वो बंदे आपसे पूछेंगे अगर आपकी मशीन, आपके पास कोई नई मशीन आती है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कि वहाँ पे आप क्या करते हैं उन सब का। तो नए इंस्ट्रूमेंट जो आता है उनके सब क्या हम आपको बताते हैं, जैसे वैलिडेशन करते हैं, टेस्ट वेरिफिकेशंस होती हैं, वैलिडेशंस होती हैं। तो वो ये कि आपसे ये पूछेंगे भाई वैलिडेशन में क्या करते हो आप। तो वैलिडेशन में आपको ये सबसे पहले जो भी क्वालिटी होती है वो अपना एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक SOP होती है। तो वो आपको एक वेरिफिकेशन वो देते हैं, आपको किट देते हैं कि भाई आपको ये डाटा देते हैं कि ये हमारा कंपनी का रूल्स होता है कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है तो आपको क्या करना होता है, प्रिसिशन करते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन करते हैं एक लैब से दूसरी लैब में। ठीक है, एक लैब से दूसरी लैब में, अपने ही डिपार्टमेंट से किसी दूसरी लैब में कंपनी में आप काम करते हो, तो नई मशीन है तो उस मशीन का जो डाटा होता है उसका आप कंपेरिजन करते हो एक मशीन से दूसरी मशीन से। सेम मशीन होती है उसके बारे में आपसे पूछेंगे वैलिडेशन में आप क्या करते हो, कितने डाटा चलाते हैं, ठीक है, कितने कंट्रोल्स, कितने लेवल्स चलाए जाते हैं, क्या प्रिसिशन करते हैं इन सब में, तो उसके बारे में आपको वैलिडेशन के बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या बताएंगे अभी, IQ PQ OQ ये क्या होते हैं, कि नया इंस्ट्रूमेंट होता है तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। IQ PQ OQ क्या होते हैं, क्यों करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये क्वेश्चन से अक्सर पूछेंगे आपसे अगर जैसे आप सेकंड लेवल पे पहुँचते हैं तो। और क्या होता है कि जैसे कि आप डेली कंट्रोल रन करते हैं तो आपको भाई डेली कंट्रोल रन क्यों करते हैं, आपसे क्वालिटी कंट्रोल का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप वहाँ से बेसिकली आप इनसे पूछेंगे आप कंट्रोल्स क्यों रन करते हैं, कैलिब्रेशंस क्या होता है, कंट्रोल्स क्या होते हैं, और कैलिब्रेशन कब करते हैं, और अगर आपके कंट्रोल आउट चले जाते हैं तो आप कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते क्योंकि उन सबको पता है भाई क्वालिटी कंट्रोल का इंटरव्यू देना, तो डेफिनेशन ऑब्वियसली बच्चों को पता होगी, बट वे पूछते हैं बेसिक चीज़ें जो आपको डेली रूटीन मशीनों में करते हो। आपसे पूछेंगे अगर आप किसी मशीन पे काम करते हो तो आप मॉर्निंग में सबसे पहले जाके क्या करते हो, सबसे पहले आप जाके क्या करते हो, अपनी मशीन को ऑन करते हैं। डेली मेंटेनेंस, अगर आपकी मशीन में ऑटोमेटिक होती है तो डेली मशीन ऑटोमेटिक मेंटेनेंस लगाते हैं, या आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हो, उसके अंदर हम रिजेंट चेक करते हैं, केमिकल्स चेक करते हैं जो मेंटेनेंस में यूज होते हैं वो पूरे हैं कि नहीं हैं। तो ये आपके डेली इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो जाते हैं। आपका इंस्ट्रूमेंट में मेंटेनेंस कब कब होती है, उसकी कैलिब्रेशन कब करते हो आप, ठीक है, कैलिब्रेशन में ईयरली होता है भाई और 6 मंथ में होता है, इस तरह की कैलिब्रेशन होती है वो आपको बतानी होती है वहाँ पे। उसके बाद में आपका इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाता है, IQ PQ के बारे में आप सब बता देते हैं, तो कंट्रोल के बारे में अगर आप बता देते हैं, उसके बाद में आपसे पूछते हैं कि भाई आपका ये सब रेडी हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, जो भी डाटा हम रेडी करते हैं उसका हम क्वालिटी डिपार्टमेंट में सेंड कर देते हैं, वो वहाँ पे हमारे डाटा जो होते हैं उनको चेकअप करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट पास होगा तो आपका रेडी हो जाएगा सैंपल रन करने के लिए, अगर नहीं पास होगा तो दोबारा से स्टडी करने के लिए बोलते हैं। और क्या होता है कि जैसे कि आप ईयरली कौन कौन सी स्टडी करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ईयरली स्टडी करते हैं, जैसे कि हम लोग भाई अपने लैब में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके प्रिसीजन चलाते हैं। प्रिसीजन मतलब रिपीटेबिलिटी, आप किसी भी सैंपल को बार बार चलाते हैं 5 बार 10 बार, उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। प्रिसीजन के बारे में पूछेंगे आपसे, रिटेन सैंपल्स क्यों चलाते हैं, क्यों करते हैं, कितने टेम्परेचर पर करते हैं, किस डिपार्टमेंट के रिटेन सैंपल कितने दिन के लिए किए जाते हैं, जैसे हेमेटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इनके रिटेन पीरियड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वो। ठीक है, आपका अप्रिसिएशन हो जाता है, रिटेन हो जाता है, रिपीटेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्लिनिकल पैथोलॉजी में कौन से कंट्रोल चलाए जाते हैं, और हेमेटोलॉजी में कौन कौन से कंट्रोल्स, कितने लेवल चलाए जाते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में कितने लेवल्स आप रन करते हो डेली, कितने सैंपल्स के बेस पे आप कंट्रोल्स रन करते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर आप डेली एक कंट्रोल एक लेवल चला रहे हो तो आपके पास कितने सैंपल्स पर डे आते हैं, क्योंकि सैंपल्स के बेस पे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं। तो ये आपको बताना होगा वहाँ पे कितने सैंपल्स के बाद में क्या NABL की अकॉर्डिंग आप चलाते हैं, क्या पॉलिसी होती है NABL की, कैप की क्या पॉलिसी होती है, इनकी फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लेते हैं, पर ज़्यादातर ये सब उनको पता होता है, भाई बेसिक ही चीज़ें होती है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कैप की फुल फॉर्म क्या होता है, NABL की, NABH की, इन सब की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितने लेवल आप कब चलाते हो। जैसे हम हेमेटोलॉजी में सैंपल्स रन करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में 2 लेवल्स होते हैं, नॉर्मल और हाई, हेमेट में 3 लेवल्स होते हैं, लो, नॉर्मल और हाई।
तो और थायराइड इम्यूनो एसिड इन सब में वैसे होते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे अगर आप एक लेवल क्यों चलाते हो, अगर आप एक चला रहे हो तो आपसे पूछेंगे आप 2 लेवल क्यों नहीं चलाते हो। तो ये सब क्यों, क्योंकि आपसे वो बेसिक चीज़ें जान रहे हैं कि अगर भैया आप 3 कंट्रोल चला रहे हो और आपके 5 में सैंपल आ रहे हैं 5 पूरे दिन में, तो आपको 3 कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे आपके। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनका आप जवाब किस तरह से दे रहे हो, ठीक है ना। और आपकी जो ईयरली स्टडी होती है कौन कौन से, अभी आपको बताया रहा था, प्रिसिशन है आपका, कैलिब्रेशन होगा, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होते हैं, ठीक है। स्टडी में क्या होता है, और ये आपका रिटेन सैंपल करते हो आप, AMR क्या होती है, AMR हम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। AMR क्यों करते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इनका करने का प्रोसीजर क्या होता है ये भी अक्सर पूछते हैं। इसके बाद आता है कि कैरी ओवर क्या होती है, कैरी ओवर किन किन इंस्ट्रूमेंट में कैरी ओवर की जाती है, किन इंस्ट्रूमेंट में कैरी ओवर नहीं की जाती है, ये बहुत मायने रखती हैं। आपका कैरी ओवर जैसे कि आपको हाई सैंपल लो सैंपल मशीनों में चलते रहते हैं तो एक से दूसरे सैंपल में रिजल्ट ट्रांसफर करता है नहीं करता है, इसके बारे में अक्सर वो पूछते हैं। तो मैं आपको बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन से बता रहा हूँ, किसी का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे क्वालिटी कंट्रोल की, तब उसके बारे में आपको बताएंगे। और जब भी आप कंट्रोल प्रिपेयर करते हो ये सब आपके होते हैं। ILC करते हैं आप, ILC करते हो नहीं करते हो, इक्वास के बारे में आपको क्या पता है, इक्वास से क्यों चलाते हैं हम, क्या पता चलता है इक्वास से, किस कंपनी का आप इक्वास चला रहे हो, ठीक है। जैसे बायोरेड के होते हैं, CMC विल्लोर के होते हैं, गंगाराम के होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी रिपोर्टिंग आप कब करते हो, कितने तारीख को रिजल्ट आप इनकी वेबसाइट पर डालते हो, फिर वहाँ से रिजल्ट आता है उसमें आप क्या चेक करते हो। जब भी हम रिजल्ट इक्वास का फिनिश करते हैं उसके बाद में उनको मैच करते हैं, उन सब चीज़ों में जो जेड स्कोर होता है, SD होता है, उन सब का मैच करते हैं। तो उन सब के बारे में आपसे वो पूछते हैं कि भाई क्यों करते हो, क्या फ़ायदा होता है इन सब का करने से। ILC जो करते हैं, इंटर लैब कंपेरिजन होता है, वो क्यों करते हैं एक लैब से दूसरी लैब का ILC। तो ये सब चीज़ें हमारी ईयरली स्टडी के अंदर आ जाती है, जो हम QC स्टडी करते हैं उन सब के अंदर आ जाती है। और क्या होता है कि जैसे कि हम कंट्रोल बनाते हैं तो वो आपसे पूछेंगे भाई कि आप कंट्रोल रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कितने दिन उसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि फ्रिज में हम बनाने के बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, कौन सी PPT इस्तेमाल करते हैं आप, उसके अंदर आप 1 ml की, 2 ml की, 5 ml की, 10 ml की, ठीक है। और कौन सा वाटर यूज करते हो, वाटर को आप कैसे पता चलेगा कि आपको आपका जो वाटर है ये आपका सही है कंट्रोल बनाने के लिए नहीं है। तो किसी किसी लैबों में अक्सर हम देखते हैं कि आपको डिस्टिल वाटर यूज कर लेते हैं, कहीं पे HPLC वाटर यूज करते हैं। तो वो सब वाटर के आपको pH वगैरह, इंटीग्रिटी मीटर वगैरह होते हैं जो pH नापते हैं, जिनसे हम वाटर का और उनकी बाकी जो चीज़ें मेजर करते हैं। तो वो सब मीटर आते हैं, उनसे हम मेजर करते हैं कि TDS वगैरह कितना है, उसकी टेंडेंसी वगैरह सब वो चीज़ें चेक करनी होती है। तो आप उनको बता सकते हैं हम तो ये वाटर यूज़ करते हैं, इस तरह का डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। उनको प्रॉपरली अच्छी कंपनी का होना चाहिए, आपको कंपनी से सर्टिफिकेट ले सकते हो आप, डिस्टिल वाटर इस कंपनी का प्योर यूज़ कर रहे हो आप वाटर, उन सब के बारे में। तो जो आपने कंट्रोल बनाए उन कंट्रोल्स का बनाने के बाद में आपको फ्रीज में कितने टेम्परेचर पर रखना होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में जब आप उनको डीप फ्रीज में रखते हो माइनस में, उनको कितने दिन के लिए रख सकते हो आप, उनको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए रखते टाइम, उन पर क्या क्या लेबलिंग करते हो आप। जैसे कोई भी हम कंट्रोल बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री के, तो हम लोग QC1 QC2 और किसने बनाया है, कब की डेट है, कितने दिन तक वो स्टेबल रहेगा, वो डेट उसके ऊपर मेंशन करते हैं। और एक्सपायरी डेट भी उसके ऊपर मेंशन करते हैं, बनाने के बाद 20 दिन, 25 दिन, 1 मंथ, ऐसे हम उनको स्टेबल करते हैं। और कोई भी बॉक्स होता है ब्लैक रंग का, डार्क जो थर्माकोल बॉक्स होता है या कोई डार्क बोतल वगैरह होती हैं, बॉक्स होता है, उसके अंदर उनको रखते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमारे उसके हो जाती है। ऐसे ही हमारे क्लिनिकल पैथ के अंदर होते हैं कंट्रोल जो होते हैं, जो पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल्स होते हैं उनको हम बना के रखते हैं, पूल्ड कंट्रोल्स होते हैं। तो कंट्रोल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कंट्रोल क्या बोला जाता है कंट्रोल को, अक्सर जैसे कि हम लोग बायोकेमिस्ट्री कंट्रोल से यूज़ करते हैं, हेमेटोलॉजी कंट्रोल यूज़ करते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर जो कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, जैसे लिख की चेक करते हैं ना। एक तो लिक्विड बना बना आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, और एक हम लोग जो सैंपल से बना के रखते हैं, इन सबको अलग अलग नाम होते हैं इनके, ठीक है। जैसे लिक्की चेक होता है, एक पूल्ड कंट्रोल्स होते हैं, इस तरह से। और जो क्वालिटी कंट्रोल्स होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल से और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल से, इस तरह के अलग अलग होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये पूल्ड सैंपल्स होते हैं। इन सब जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं कि हम कोई भी HIV पॉजिटिव आता है, VDRL पॉजिटिव आता है, टाइफाइड आते हैं,
इनके सैंपल्स हम पॉजिटिव बना कर रख लेते हैं, क्योंकि इनके साथ में कंट्रोल्स नहीं आते हैं। वीडियो किट होती है उसमें पॉजिटिव कंट्रोल आता है, वीडियो किट होती है उसमें पॉजिटिव कंट्रोल आते हैं, और इनके कंट्रोल कैसे लगाए जाते हैं ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो जिनके साथ में कंट्रोल नहीं आते हैं उनके कंट्रोल्स हम बना के रखते हैं, जैसे मलेरिया के होते हैं, टाइफाइड के होते हैं, इनके बना के रखते हैं। उनको क्या बोला जाता है, कितने दिन के स्टेबल होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी एसओपी में, आपकी क्वालिटी की जो एसओपी होती है उसमें सब मेंशन होते हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बताना, क्योंकि वो भी बंदे जो आपसे क्वेश्चन करेंगे वो सब क्वालिटी के एसओपी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं आपसे। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन से पूछते हैं मोस्टली। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए वहाँ पे, अक्सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्वालिटी में जा रहे हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में पूछेंगे आपसे, आपको एक्सेल के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि जो भी सीटें बनती हैं एक्सेल के अंदर, आजकल एक्सेल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि कोर्स भी होने लग गए हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई एक्सेल के बारे में आपको कितने बड़े आती हैं, वर्ड भी आता है नहीं आता, पावर पॉइंट के बारे में कितनी नॉलेज, आपको पीपीटी बनानी पड़ती है उन लोगों को, अक्सर क्वालिटी कंट्रोल की पीपीटी बनाई जाती हैं, जो ट्रेनिंग वगैरह कहीं पे होती रहती है तो वहाँ पे देते हैं। और आप जो ये एक्सेल शीट होती है इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो स्टडी करते हैं, रिटेन सैंपल्स करते हैं, लोड टू लोड करते हैं, लोड वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग, ये ओल्ड लोड टू न्यू लोड होते हैं, ठीक है, ये हर डिपार्टमेंट में होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रूटीनली डेली यूज करते हैं हम लोग मेंटेनेंस के तौर पे। डेली इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस होता है, लोड टू लोड होते हैं, कैरी ओवर्स होते हैं, रीजेंट्स जो हम कहाँ पे स्टेबल करके रखते हैं, जो फ्रीज में मशीनों के रीजेंट्स होते हैं उनको हम कितने टेम्परेचर में स्टेबल करके रखते हैं, उनके ऊपर रिसीविंग करते हैं तो उस टाइम क्या क्या डेट लिखते हैं। ये जो रीजेंट्स हम स्टेबिलिटी करते हैं ना, ये सब NABL और कैप के अकॉर्डिंग होते हैं कि कुछ जैसे हम लोग रिसीविंग करते हैं उनको डेट लिखते हैं, उसके ऊपर ओपनिंग डेट लिखते हैं, एक्सपायरी डेट लिखते हैं, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। तो जो भी अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर का आपको अच्छे नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन्हीं के अंदर आपको फॉर्मूले लगा के एक्सेल शीटें बनानी पड़ती हैं और उन्हीं के अंदर आपको काम करना पड़ता है क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीपीटी बनानी आपको आनी चाहिए अच्छे से पावर पॉइंट के बारे में, क्योंकि अक्सर पीपीटी बनाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपसे। तो इतनी चीज़ें आपसे अक्सर पूछते हैं वो लोग, बाकी और भी क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि किसी का पता नहीं होता, क्या बंदा पूछ लेता है। बेसिक चीज़ें होती हैं आपको, ये आपका नया इंस्ट्रूमेंट आया तो आपको क्या करना होता है, कितने दिन में कैलिब्रेशन होते हैं, कौन कौन सा आप स्टडी करते हो अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साल में, ठीक है। तो वह मैंने आपको सब बता दिया है। एक लोड ख़त्म होता है तो दूसरा लोड आप क्यों करते हो, सेम लोड होता है तो नहीं करते हैं, नहीं क्यों करते हैं या करना पड़ता है, लोड टू लोड क्यों ज़रूरी होता है। और दूसरा अक्सर क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी स्टडी करते हैं, क्यूसी आउट चले जाते हैं आपसे, तो वो आपसे पूछेंगे भाई अगर आपका क्यूसी 1-2 चला जाता है, 1-3 चला जाता है, तो एरर के बारे में आपसे पूछेंगे, आपसे कौन सी रैंडम एरर होती है, कौन सी सिस्टमेटिक एरर होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से आपको करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं, अगर आपका क्यूसी आउट चला जाता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे नया क्यूसी बनाएंगे या कैलिब्रेट करेंगे आप, या फिर से कंट्रोल को रन करके देखेंगे, या रीजेंट चेक करेंगे। रीजेंट अगर कम होता है हमारा तो भी कई बार आउट चला जाता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी होती है, हमें टेम्परेचर देखना होता है, हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, यही रखनी। अक्सर वो यही जानना चाहते हैं बच्चा बता क्या रहा है। और क्या होता है कि जैसे ये सब चीज़ें करते करते हम लोग आपको करेक्टिव एक्शन वाले सब आप बता देते हैं, उसके बाद में आपके और भी क्वेश्चन बच जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनके अलावा अगर आपको कोई और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि एक साथ हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता भाई कौन कौन सी चीज़ें पूछे। तो बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको सब बता दी हैं। और क्या होता है कि जैसे कि हम इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपसे सवाल हो जाते हैं, लेवल 3 में क्या होगा, लेवल 3 के अंदर आप जैसे आप जाओगे तो आपसे जो सब चीज़ें आपने बताई हैं उससे जो सीनियर बंदे होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपको क्वालिटी के बारे में क्या नॉलेज है, ठीक है। आप प्री एनालिटिक एरर के बारे में पता कर सकते हैं, आपसे पोस्ट एनालिटिक एरर्स होती हैं, एनालिटिकल एरर्स होती हैं, और आपसे सैम्पल डेफिशिएंसीज के बारे में पूछ सकते हैं, डेफिशिएंसी डाटा कैसे निकालते हैं आप लोग, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं। एक रिटर्न एग्जाम ले सकते हो। और आपका स्किल टेस्ट में जैसे कि आपका लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश पे कैसी कमांड है, आपकी बोलने चालने का तरीका कैसा आपका, ये सब चीज़ें पूछते हैं फाइनल में। और क्या होता है, इन सब की ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी और भी होती है जो आपसे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही पूछते हैं ज़्यादातर।
ठीक है, टेक्निकली। और जैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं तो आपसे कुछ ऑडिट के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो अन्य ऑडिटर होते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट भी करते हैं अलग अलग लैबों में जाके, तो आपके ऑडिट के बारे में पूछ सकते हैं, आपको स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, भाई आप स्टॉक कैसे मेंटेन करके रखते हो, जो आइटम्स आपके पास में रिसीव होते हैं उनको इशू कैसे करते हो आप लोग, आपको आता है नहीं आता है। और जो भी ऑडिट आप करते हैं उनके मंथली क्लोजिंग के बारे में पूछेंगे आपसे, और मंथली जो क्लोजिंग के टाइम पे जो रिजल्ट्स होते हैं आपसे उसके बारे में भी पूछेंगे, वो मैक कैसे निकालते हैं आप लोग, और जो रिजल्ट्स आपका मंथली में ऑन बोर्ड बच जाता है उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अचानक से ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस टाइम आप क्या करोगे, कोई इंजीनियर आपके पास आ नहीं सकता, और आप सैंपल भी आपको रन करने होते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और आपको सैंपल में क्या क्वालिटी देखनी होती है, जैसे कि हम लोग सैंपल से एनालिटिक एरर्स चेक करते हैं, तो वहीं पे आपके रन करने से पहले आपको सैंपल में क्या क्या चीज़ चेक करनी होती है, जैसे कि हेमोलाइज तो नहीं है, सैंपल हाईली लाइपेमिक होता है तो कितने डाइल्यूशन पे आपको लगाना होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखने होते हैं, और आपको रिजल्ट्स जो आपका रिजल्ट्स है इंस्ट्रूमेंट में है वो आपके रिपोर्टिंग में वही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। इनके अलावा ये जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी कैलिब्रेशंस की जाती हैं, जो पिपिट्स होती हैं, टाइमर होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। जो जो हम पैथोलॉजी लैब के अंदर यूज करते हैं किसी भी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेंट्रीफ्यूज होते हैं, इन सब की कैलिब्रेशंस की जाती है 6 मंथ में, साल में। वीडियर रोटेटर होता है, इंक्यूबेटर होते हैं, इन सब की कैलिब्रेशन होते हैं। आप तो इनकी कैलिब्रेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, वो भी इनकी कैलिब्रेशन कब कब की जाती है, कितने टाइम में की जाती है, ये कैलिब्रेशन के सवाल होते हैं। और आपसे फॉर्मेट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं कि जो इन सब चीज़ों के हम लोग फाइलें यूज़ करते हैं NABL के अंदर, उनके फॉर्मेट्स कैसे बनाए जाते हैं। हर एक फॉर्मेट की एक अपनी आईडी मिली हुई होती है, यूनिक आईडी होती है हर एक डिपार्टमेंट में, वो आईडी आप कैसे क्रिएट करते हो, उन आईडी के बारे में आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, आपको बनानी आती है कि नहीं बनानी आती है। और जो आप बायोरेड की जो यूनिटी होती है, यूनिटी, उसके बारे में अक्सर आपसे पूछेंगे कि भाई आप यूनिटी को कैसे डाटा उस पर डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मीन एसटी कैसे आप उसमें सेट करते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट से कंप्यूटर में कैसे अटैच करवा जाता है, डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर आपको मीन एसटी नए सेट करने हैं तो वो आप कैसे सेट करते हैं यूनिटी के अंदर, बायोरेड की यूनिटी होती है उसके बारे में अक्सर पूछते हैं, क्योंकि हर लेबोरेटरी में अक्सर बायोरेड की यूनिटी लगी होती है तो उसके बारे में ज़रूर पूछते हैं वो लोग। और आप LJ के जो चार्ट होते हैं उनको आप अच्छे से देख लेते हैं और नहीं देखते हो, अगर आपका SD और CV और मीन ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं। फार्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, CV का क्या फार्मूला होता है, SD का क्या फार्मूला होता है। और जो चार्ट होता है जो हम लोग LJ चार्ट यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, हेमेटोलॉजी में, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो कौन सा चार्ट होता है। जैसे हम LJ चार्ट यूज़ करते हैं इस तरह से और भी चार्ट होते हैं, अलग अलग चार्ट के नाम होते हैं, तो उन चार्ट के बारे में पूछ सकते हैं भाई हिमेट में कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं। और मीन SD और ये CV वगैरह आपको कैसे पता चलेगा आप आउट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और आप इनको क्यों क्यों यूज करते हैं। CV और मीन SD में मैन्युफैक्चरिंग पे चलाते हैं, कितने दिन आप मैन्युफैक्चरिंग में चलाने के बाद में अपना लैब का मीन SD सेट करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की क्या होता है रेंज ज़्यादा बड़ी होती है, उसके बाद में आप अपनी लैब का मीन SD CV ये सब कुछ सेट करते हैं, ये कैसे करते हैं और कितने दिन के बाद सेट करते हैं। और अगर आपका CV आउट चला जाता है तो आप क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं, आपका मीन और SD आ रहा है तो आप सही नहीं आ रहा है, कोई कंट्रोल ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहे हैं कंट्रोल, उस टाइम आप क्या करोगे। तो ये सब चीज़ें अक्सर मायने रखती हैं कि डेली कंट्रोल चलाने के लिए, क्योंकि लैब के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है ये सब आती है, यहाँ पे कंट्रोल से लोअर साइड में चल रहे हैं, हाई साइड में चल रहे हैं, कभी एक अचानक से आउट चले जाते हैं, तो उस टाइम आप क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है वेस्ट गार्ड रूल, आप वेस्ट गार्ड रूल करते हैं फॉलो या नहीं करते हैं। अगर वेस्ट गार्ड रूल फॉलो कर रहे हैं तो कौन कौन से रूल आप फॉलो किए जाते हैं। लैब जो होती हैं वेस्ट गार्ड रूल के बेस पे ही, हम बायोकेमिस्ट्री हेमेटोलॉजी के हम कंट्रोल जो चलाते हैं वो वेस्ट गार्ड रूल पे ही होते हैं। तो NABL लैब के अकॉर्डिंग जो आप वेस्ट गार्ड रूल कौन कौन से फॉलो करते हैं और आपकी कंपनी कौन कौन से वेस्ट गार्ड रूल फॉलो कर रही है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो आपको वही बताना है। तो जैसे कि 1-2H होता है, 2-2H होता है, 4RS होता है, 10H होते हैं, और ये सब जब आप बताओगे तो वो आपसे साथ साथ में ये भी पूछेंगे अगर
113 से आपका कंट्रोल चला जाता है तो वो कौन सा एरर होता है, 10x होता है ये कौन सा एरर होता है, 22s जो होता है ये कौन सा एरर होता है। तो जैसे आप ये सब चीज़ बताओगे ना उनके बाद में फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप अच्छा ये बताइए 113 आपके कंट्रोल चलाया जाता है आउटसाइड में, तो आप कौन सा करेक्टिव एक्शन लेंगे, वो क्यों चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये रैंडम एरर होता है, 10x होता है, ये सिस्टमेटिक एरर होता है। तो अगर आपका सिस्टमेटिक एरर कंटिन्यू चल रहा है 2-3 महीने से तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे आपको, अगर आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्वालिटी में बात करेंगे, क्वालिटी वाले से ठीक नहीं होता है तो आप इंजीनियर को बुलाएंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को चेकअप कराएंगे कि भाई प्रॉपरली कोई जैसे वहाँ पे रिजेंट वगैरह पासिंग होती है तो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ कटा हुआ तो नहीं है वहाँ से, वो सब सिरिंज वगैरह होती है वहाँ पर उन सबको चेकअप करते हैं। उसके बाद उन सब चीज़ों पे रूट कोज करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हमारी क्वालिटी कंट्रोल के इंट्रो में, अक्सर इतना ही पूछते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, क्या पता मैंने नहीं बताया हो आपसे, बेसिक से क्वेश्चन वो नहीं बता पाया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा मेरे से, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इन सब के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में, कैसे बनाए जाते हैं, क्या पीपीटी होती है इनकी, और एक प्रॉपरली पीपीटी या कोई भी नोट्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रिसीशन, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इनको मेजर किया जाता है, प्रॉपरली सब कुछ बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और फॉलो कर सकते हैं मेरे को आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और आप फेसबुक पे ग्रुप भी है हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो आती रहती हैं तो उनको भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज भी है RD मेडिकल साइंस के नाम से, उस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। गाइस थैंक यू।